Hi everyone, welcome to Current Crunch. I hope you all are doing well. Let's start today's video. आज पहले हम कुछ डाउट्स एड्रेस करेंगे जो पुराने वीडियो में स्टूडेंट्स के आए थे। उन डाउट्स के बाद सोशल चेंज का हमारा एक दो टॉपिक्स रहते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक दो थियोरीज ही आई गेस रहती हैं एंड उसके बाद हम पर्सपेक्टिव स्टार्ट करेंगे। तो पर्सपेक्टिव्स वेरियस पर्सपेक्टिव्स ऑन सोशियोलॉजी ये मैं डेमो लेक्चर यूट्यूब पे अगेन अपलोड कर रही हूँ जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है ताकि वो एक बारी क्वालिटी ऑफ द वीडियोस एंड क्लासेस जो है वो समझ पाएं। तो यहाँ पे डाउट आया था एवरी सोसाइटी जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो आई थॉट कि दिस सेम सेंटेंस हैज बीन रिपीटेड हेयर, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सोशल चेंज की बात की हुई है। सोशल चेंज इज यूबिक्विशियस। उसका क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल। दैट मीन्स सोशल चेंज जो है वो इन वन फॉर्म और द अदर हर जगह प्रेजेंट है। और यहाँ पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है ना कि सोशल चेंज की। तो देयर इज नो रेपिटेशन हेयर। ये सेंटेंस दोनों जो है अपनी जगह दे बोथ आर करेक्ट। फिर एक स्टूडेंट ने ये दोबारा से एक्सप्लेन करने को कहा था कि एवरी एलिमेंट इन सोसाइटी कंट्रीब्यूट्स टू चेंज। कि सोसाइटी जो है उसका हर एलिमेंट जो है वो चेंज की तरफ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में कौन चेंजेस लाते हैं? अगर हम किसी चलो मूवमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चली सोसाइटी में, उससे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आई। तो उन जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स है उनके पार्टिसिपेंट्स कौन थे? पार्टिसिपेंट्स वो सोसाइटी के मेंबर्स थे, इंडिविजुअल्स थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स जो है वो चेंज लेके आते हैं। फाइन। एक एग्जांपल ये होगी एवरी एलिमेंट की। एक एग्जांपल ये देख लेते हैं कि हमारी सोसाइटी की बात अगर करें, इंडियन सोसाइटी, तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है। कास्ट सिस्टम। तो इस मेनेस को, कास्ट सिस्टम को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? वो लॉ लेके आती है। कौन सा लॉ? लॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो जो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट लॉज लेके आएगी गवर्नमेंट, तो आपके सोसाइटी में उसका चेंज देखने को मिलेगा। फाइन। दैट मीन्स जो आपका गवर्नमेंट है ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल सेटअप है ये भी इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। जो लॉ मेकिंग बॉडीज है, जुडिशरी है, ये भी इंस्टीट्यूशंस है। ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स सोशल चेंज। ठीक है। तो यही मतलब है सोसाइटी का हर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। एजुकेशन भी एक इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का। ठीक है। तो एजुकेशन से भी सोसाइटी में चेंज आ रही है। तो हर एलिमेंट जो सोसाइटी में प्रेजेंट है वो कंट्रीब्यूट करता है टू द चेंज। ये कहने का मतलब है। फोर्थ पॉइंट अगेन ये भी शायद उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए कहा था, एवरी सोसाइटी रेस्ट्स ऑन कंस्ट्रेंट्स ऑफ सम ऑफ इट्स मेंबर्स बाय अदर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो जिसको ये नहीं देखना है, ये डाउट जो हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड करके पर्सपेक्टिव्स वाले पोर्शन तक पहुंच सकते हैं। ठीक। एवरी सोसाइटी रेस्ट्स ऑन दी कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है? सिंपल, जो हम पे रेगुलेशंस पुट किए जाते हैं ऑफ सम ऑफ इट्स मेंबर्स बाय अदर्स। इसका क्या मतलब हुआ? हर सोसाइटी में रेगुलेशंस पुट की जाती हैं कुछ मेंबर्स के थ्रू, कुछ मेंबर्स पे। दैट मींस अगर सोसाइटी में दो ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो ग्रुप ए जो है वो ग्रुप बी पे कोई कॉन्स्ट्रेंट पुट करेगा या रेगुलेशंस पुट करेगा। यही इसका मतलब है कि हर सोसाइटी में ऐसा होता है कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो रेगुलेशंस पुट करते हैं बाकी मेंबर्स पे। वो कैसे होता है? अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, हम पे कौन रेगुलेशंस पुट करता है? हम पे वो रेगुलेशंस पुट करते हैं जिन लोगों के पास पावर होता है एंड अथॉरिटी होती है। वो आपकी गवर्नमेंट है, आपकी लॉ मेकिंग बॉडीज हैं, पॉलिटिकल सेटअप है। ठीक है। आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। तो हर सोसाइटी में ऐसी एजेंसीज, ऐसी बॉडीज होंगी जो बाकी सारे मेंबर्स पे कॉन्स्ट्रेंट्स या रेगुलेशंस पुट करेंगी। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है सोसाइटी किस तरीके की है। अगर रिलीजियस सोसाइटी है तो जो रिलीजियस क्लरिक्स होते हैं, पोप होंगे, जो चर्चेस की अथॉरिटीज होंगी, वो रेगुलेशंस पुट करेंगी। अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी है जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी है, तो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो हम पे रेगुलेशंस पुट करेंगी। ठीक है। अगर बिल्कुल ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं, जैसे इंडिया में कई जगहों पे पंचायत जो है अभी भी उनका रूल चलता है, जिनको हम खप पंचायत बोलते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? मोस्टली हरियाणा वगैरह साइड से। ठीक है। तो वो भी लोगों पे कंस्ट्रेंट्स एंड जो रेगुलेशंस वगैरह है वो इम्पोज करते हैं। तो हर सोसाइटी में ऐसा होता है कि कंस्ट्रेंट्स ऑफ सम, एवरी सोसाइटी रेस्ट्स ऑन कंस्ट्रेंट ऑफ सम ऑफ इट्स मेंबर्स बाय अदर्स। दैट मीन सोसाइटी के कुछ लोग, कुछ मेंबर्स जो हैं वो बाकी मेंबर्स पे कुछ कंस्ट्रेंट्स वगैरह पुट करते हैं। तो ये कहने का मतलब है। ये हो गया था, ये हो गया था, वेबलिन भी हो गया, पोस्ट मॉडर्निस्ट एंड यहाँ से आपके दो थे, पोस्ट मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। ठीक है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ये भी हो गया था लास्ट लेक्चर में।
फिर थ्योरी ऑफ सिस्टमैटिक एफर्ट्स, बस यही एक रहा था। ये जो थ्योरी है ये दी है लडविग स्टीन एंड हॉबहाउस ने। इन्होंने कहा कि सोशल चेंज जो है वो एफर्ट से आती है, वो खुद ब खुद नहीं आ जाएगी। ऐसा नहीं है हम बैठे हैं, सो गए, कल उठे और सोसाइटी में कुछ चेंज आई है। हमें एक वेल प्लान्ड एफर्ट्स की ज़रूरत होती है सोसाइटी में कोई इफेक्टिव चेंज लाने के लिए, ठीक है? एंड वो एफर्ट कैसे आएगा? वो एफर्ट आता है जब हम स्प्रेड करते हैं नॉलेज को एंड लिटरेसी को, ठीक है? वो ये नहीं मानते कि सिर्फ मटीरियलिस्टिक एंड नॉन मटीरियलिस्टिक एफर्ट्स जो हैं वो ज़रूरत होते हैं सोशल चेंज के लिए। मटीरियलिस्टिक एफर्ट्स कौन से हो गए? जो आपको दिखेंगे, जो फिजिकल एफर्ट्स लोग पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल चेंज लाने के लिए आपको सोसाइटी में आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ठीक है? आपको मनी की ज़रूरत है, दैट इज़ योर मटीरियलिस्टिक एफर्ट। आपको मैन पावर की ज़रूरत है, मटीरियलिस्टिक एफर्ट। फिर कल्चरली अगर आप सोसाइटी में चेंज लाते हो, कोई आइडियाज़ आप सोसाइटी में स्प्रेड करते हो, कोई आइडियोलॉजी जो है उसको आप कॉमन कर देते हो सोसाइटी में, चाहे वो सेक्युलर आइडियोलॉजी हो या कम्युनल आइडियोलॉजी हो, उस चीज़ से सोसाइटी में चेंज आती है, ठीक है? उस चीज़ से भी आ जाती हैं चेंजेस। लेकिन जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं सिस्टमैटिक एफर्ट बाय लुडविग स्टीन एंड हॉबहाउस, उन्होंने कहा मटीरियलिज्म, नॉन मटीरियलिज्म, मटीरियलिस्टिक, नॉन मटीरियलिस्टिक एफर्ट्स कुछ नहीं है। चेंजेस लाने के लिए हमें एफर्ट्स की ज़रूरत लगती है, ठीक है? आप इसको सिर्फ़ एफर्ट्स वाली कैटेगरी में डालो, ना कि मटीरियलिस्टिक एंड नॉन मटीरियलिस्टिक चेंज वाली कैटेगरी में। एफर्ट्स विल हैव टू मेक फॉर ब्रिंगिंग सोशल चेंज। दीज़ एफर्ट्स इंक्लूड स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड लिटरेसी, कि अगर आपको सोसाइटी में चेंजेस लानी है तो वहाँ पे आपको स्प्रेड करना पड़ेगा एक तो नॉलेज एंड एक लिटरेसी, ठीक है? ये वाली थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सिंपल ही है तो याद रख सकते हो। तो ये सारी थ्योरीज़ ऑफ सोशल चेंज जो है ये हमने पढ़ ली हैं, ना आपको क्लियर हो गई हैं। अगर अभी तक किसी को इसमें डाउट है तो मुझे मैसेज कर देना, तो फिर डाउट सॉल्विंग वगैरह वो हमारी अकॉर्डिंगली आपके जितना बड़ा आपका डाउट होगा या तो वो लेक्चर में ही क्लियर होता है या तो मैं व्हाट्सएप पे ही क्लियर कर देती हूँ। तो ये हो गया आपका ये। एंड सेकंड जो हमें स्टार्ट करना है आज, दैट इज़ योर पर्सपेक्टिव्स, ठीक है? पर्सपेक्टिव्स हम स्टार्ट करते हैं तो वो हम एक नए पेज से स्टार्ट करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ बिट। हुँ। तो वेरियस पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशियोलॉजी हमें जो यहाँ पे पढ़ने हैं, पहले ही तो मैं आपको इसके नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्मेट में अलग से दे दूंगी, लेकिन ये टॉपिक हम ऐसे बोर्ड पे ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें आपको समझाने वाली चीजें ज्यादा हैं। तो कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो आप एक बार अपने नोट्स पे लिख लो, या मैं अलग से नोट्स दे दूंगी। जो नोट खुद से नहीं बनाते हैं तो उन लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं वो इस चीज को एक बार लिख लें। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, देन इज योर functionalist perspective, structuralist perspective, structuralist perspective. Fourth one is your interpretative perspective. Fifth one is your symbolic perspective. Symbolic perspective. And you have 1, 2, 3, 4, 5. Sixth one is feminist perspective. सेवेंथ इज योर दलित पर्सपेक्टिव। हम दलित पर्सपेक्टिव भी इसमें पढ़ेंगे क्योंकि हमें इंडियन सोसाइटी को भी इन टच जो है वो रखना है, बिकॉज आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव, इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव, सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव एंड दलित पर्सपेक्टिव, तो ये 7 पर्सपेक्टिव्स हम सोशियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। तो जो आपका सोशल चेंज एंड सोशलाइजेशन है अभी तक हमारा फिलहाल के लिए वो कंप्लीट हो गया, बट लेट द सिलेबस कम। सिलेबस आने के बाद हमें पता चलेगा कि उसमें हमें और कोई एडिशंस करनी है या नहीं करनी है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम पहले पर्सपेक्टिव से, विच इज एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, ठीक है?
इसमें बहुत चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में, हमने जब टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ वगैरह पढ़ा था, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, तो काफ़ी चीज़ों का रिपिटिशन होगा और काफ़ी कुछ न्यू भी आप इसमें आज लेक्चर्स में सीखोगे। तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जो है, उसके साथ ऐसा एक छोटी-सी आप डायग्राम बना लो, इसको अगेन हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। वन इज़ योर सोशल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड थर्ड वन इज़ कल्चरल एवोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में कहा था, मेरा राइटिंग पैड जो है वो नहीं चल रहा है, तो न्यू मैंने ऑर्डर किया था, ये कल लेट डिलीवर हो गया, तो इसीलिए आई कुड नॉट रिकॉर्ड द लेक्चर येस्टरडे, क्योंकि आज से जो हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं दैट वुड रिक्वायर थॉरो यूज ऑफ दिस राइटिंग पैड, इसीलिए कल का जो लेक्चर है वो मिस हो गया था। ठीक है, तो सोशल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, कल्चरल एवोल्यूशन, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को हम 3 में डिवाइड करते हैं। अब पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशियोलॉजी जब हम बोलते हैं, तो अगेन हम वापस इस पॉइंट पे आएंगे कि सोशियोलॉजी बेसिकली होता क्या है। सोशियोलॉजी को अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको डिफाइन करने के लिए बोलूं, इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो जहाँ पे हम सोसाइटी को पढ़ने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई नजरिए होंगे। पर्सपेक्टिव इज नजरिया, कोई नजरिया होगा जिससे हम सोशियोलॉजी को, सोसाइटी को पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, कोई लोग बोलेंगे नहीं, सोसाइटी को पढ़ने के लिए हमें इंडिविजुअल्स को पढ़ना चाहिए। कोई इंसान बोलेगा नहीं, सोसाइटी को पढ़ने के लिए हमें सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस को पढ़ना चाहिए। कोई इंसान कोई अलग बात बोलेगा। तो जितने लोग अलग अलग बातें बोलेंगे, अकॉर्डिंगली हमारे पास अलग अलग नजरिए बनते जाएंगे, सोसाइटी को पढ़ने के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स बनते जाएंगे, जो हमें इस पर्सपेक्टिव्स में डिस्कस करना है। तो हमारे पास वेरियस पर्सपेक्टिव्स हैं सोशियोलॉजी के, जिनको हम इतने कैटेगरीज में क्लब कर सकते हैं। ठीक है, जब हम थिंकर्स वाले पोर्शन पे आएंगे, तो वहां पे आपकी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जो है पर्सपेक्टिव्स के रिगार्डिंग भी एनरिच हो जाएगी। पर यहाँ पे एज एन पर्सपेक्टिव वाला टॉपिक हम इतने सारे पोर्शन से कंप्लीट कर देंगे। तो सोशियोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, साइंटिफिकली हम सोसाइटी को पढ़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली जितने लोग सोसाइटी को किस किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो तरीके कौन से हैं, वो हमें पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। ठीक, तो थोड़ा सा अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं, तो अगर रूट्स ऑफ सोशियोलॉजी आपको ट्रेस करने हो, रूट्स ऑफ सोशियोलॉजी वो हम कहाँ से करते हैं। मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ाया, उसमें मैंने आपको कहा सोसाइटी को सबसे पहले पढ़ा था, उस शख्स का नाम था इब्न खालिदून। इब्न खालिदून ने बुक लिखी थी द मुकदमा। ठीक है, तो उन्होंने, बट क्योंकि फिर वो हमारा कंटिन्यू नहीं हो गया उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, एजुकेशन का वो हिसाब जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, या आप मान लो वेस्ट ने हमेशा हर चीज पे ओवर पावर किया, कि आगे की जो डिस्कवरीज, इन्वेंशन जो है वो वेस्ट हमेशा खुद पे एट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ऐसा हर जगह सही नहीं है। काफी ऐसी इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हैं जिनकी जो शुरुआत है वो किसी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से हुई थी, लेकिन कभी भी उनको क्रेडिट नहीं मिला। अब जब नहीं मिला, हमें भी वही पढ़ना है जो हमारी बुक्स में लिखा है। तो हम इसको ट्रेस करेंगे सोशल फिलॉसफी ऑफ द वेस्ट से ही, रूट्स ऑफ सोशियोलॉजी को। अदरवाइज अगर एग्जाम में कहीं भी इब्न खालिदून आप देखो या मुकदमा आप देखो, यू कैन राइट, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जो आपकी सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी है, ये सोसाइटी को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, वो आइडियोलॉजी बेसिकली हमें इब्न खालिदून ने दी थी। जिन्होंने लिखा था बुक, उनकी बुक का नाम था मुकदमा, उसकी डिटेल जो है हमने पहले लेक्चर में पढ़ ली है। तो वो मेरा यहाँ पे आपको दोबारा रिपीट करने का मकसद नहीं है। आपको ये याद दिलाना कि जो रूट्स ऑफ सोशियोलॉजी है वो बेसिकली किसी और से रिलेटेड थी, बट उनको क्योंकि क्रेडिट नहीं मिला है, तो हम वहां तक नहीं जाएंगे। इसको हम वील स्टिक टू द वेस्ट। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता आ रहा है और आगे भी काफी सालों तक ऐसा ही होएगा। तो द रूट्स ऑफ सोशियोलॉजी जो है, इसको हम ट्रेस करते हैं सोशल फिलोसफी ऑफ वेस्ट से। तो व्हेन वी से सोशल फिलोसफी ऑफ द वेस्ट, उसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स जो आइडियोलॉजी, जो फिलोसफी वेस्टर्न स्कॉलर्स हमें दे रहे थे, वहां से हम सोसाइटी को समझ सकते हैं। ठीक है, वो वेस्टर्न फिलोसफर्स कौन से थे, आपने नाम सुना होगा एरिस्टोटल, जिसको उर्दू में अरिस्तु भी बोला जाता है, एरिस्टोटल। ठीक है, या आपने नाम सुना होगा आई एम श्योर प्लेटो का। तो ये वो फिलोसफर्स हैं वेस्ट के, जिनकी राइटिंग्स में हमें सोशियोलॉजी या सोसाइटी के कुछ एलिमेंट्स मिलना शुरू हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल, एरिस्टोटल का एक काफी फेमस कोट है, मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन इज अ सोशल एनिमल। तो बेसिकली अगर आप इस सेंटेंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो,
आप ये समझ पाओगे कि जो मैन एज़ अ सोशल एनिमल है, ये कहाँ से मतलब ये किस चीज़ से रिलेट हो रहा है? ये आपकी सोसाइटी से रिलेट हो रहा है। ये बोल रहा है कि इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता है। इंसान जो है, जो मैंने आपको सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, जो टेस्ट सीरीज़ में भी एक टेस्ट में भी था आपके ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट वाला, कि हमारा क्या है इंस्टिंक्ट यूनियन बनाने का, कम्युनिटीज़ बनाने का, ग्रुप्स में रहने का, क्योंकि हमें अपने आस-पास लोग चाहिए। तो एरिस्टोटल ने ये बात सोशियोलॉजी के फॉर्मली लॉन्च होने से काफ़ी पहले बात बोली थी। ठीक है? सिमिलरली अगर हम प्लेटो के आइडियाज़ देखें पॉलिटिक्स के रिलेटेड या आइडियल सोसाइटी के रिलेटेड, जो इन्होंने पहले बोला था, जो इनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियल सोसाइटी, पॉलिटिक्स, जस्टिस वगैरह, जिसकी बात प्लेटो ने की थी। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कहीं न कहीं आपके सोसाइटी से रिलेटेड है। अगर सोसाइटी से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली सोशियोलॉजी से भी रिलेटेड होंगे। ठीक है? अब इसका इन सब कहने का मेरा क्या मकसद है कि जो सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी क्या है, मैन क्या है, ये बातें बहुत पहले से होती आ रही हैं। जब आपकी सोशियोलॉजी ऑफ़िशियली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने जाने लगी, एक एकेडमिक डिसिप्लिन जब बन गई सोशियोलॉजी, उससे बहुत सालों पहले एरिस्टोटल, प्लेटो जैसे थिंकर्स ने सोसाइटी के रिगार्डिंग बातें ऑलरेडी करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस चीज़ में अब क्या कैच था, जो बातें इन्होंने की थी वो सिस्टमैटिक नहीं थी, वो रैंडम बातें थी सोसाइटी के बारे में, ठीक है? वो कोई एक सिस्टमैटिक एफर्ट नहीं था कि जो इतने बड़े स्केल पे होता कि सोशियोलॉजी को ये ऑनर मिलता कि वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाने लगता, ठीक है? उस स्केल की बातें इन्होंने नहीं की, लेकिन आप बोल सकते हो जो सोशियोलॉजिकल डेलिब्रेशंस थी, सोशियोलॉजिकल डेलिब्रेशंस, दैट मीन्स सोसाइटी की जो बातचीत थी वो सोशियोलॉजी के फॉर्मली एक डिसिप्लिन लॉन्च होने से पहले जो है कर की जाने लगी। फिर सोशियोलॉजी डिसिप्लिन एज अ डिसिप्लिन कब इमर्ज हुई? यूजुअली हम इसको जो यूरोपियन में वो एनलाइटनमेंट वाला 17 टू 18 सेंचुरी वाला टाइम आया था, तब से ट्रेस करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, साइंटिफिक रैशनल थॉट जो है ये इमर्ज होने लगी। अब देखो हम आहिस्ता आहिस्ता आ कहाँ पे रहे हैं। तो 17 टू 18th सेंचुरी के बाद से सोशियोलॉजी को एक इज्जत मिली और यूनिवर्सिटीज में इसको पढ़ाया जाने लगा। ये वो पीरियड था, दिस वाज दैट पीरियड जब आपका पॉजिटिविज्म एक पर्सपेक्टिव बन के सामने आया, एज पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है? ये बात मुझे आपको बतानी थी, इस वजह से मैं सारी राम कहानी अभी तक आपको सुना रही थी, कि रूट्स ऑफ सोशियोलॉजी को हम ट्रेस करते हैं सोशल फिलॉसफी ऑफ द वेस्ट। वो क्या होता है सोशल फिलॉसफी? वो फिलॉसफी जो वेस्ट के थिंकर्स ने, फिलोसोफर्स ने बोली थी। एंड वो क्या फिलॉसफी थी? उन लोगों ने सोसाइटी की बातें बहुत पहले से ही वो करना शुरू हो गए थे, लेकिन वो बस बातें थी, वो रैंडम बातें थी, ठीक है? वो कोई एक सिस्टमैटिक एफर्ट नहीं था कि वो इस मास स्केल पे बातें हों या इतनी बातें इतनी रिलेटेड हों आपकी डायरेक्टली आपकी सोसाइटी से, कि सोसाइटी को, सोशियोलॉजी को आप एक्चुअली जो है यूनिवर्सिटीज में एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, तो इनकी बातों के बहुत बाद ऐसे हुआ कि सिस्टमैटिक बातें होने लगी अब सोसाइटी के बारे में। और वही जब सिस्टमैटिक बातें होने लगी, वही वो पीरियड है जब पॉजिटिविज्म जो है एज पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी हमारे सामने आया। अब पॉजिटिविज्म क्या होता है? ठीक, अभी एक बात आपको यहाँ से क्लियर होगी, रूट्स ऑफ सोशियोलॉजी हम सोशल फिलॉसफी ऑफ वेस्ट से ट्रेस करते हैं। लेकिन उसके बाद 17 टू 18 सेंचुरी आते-आते जब हमारा एनलाइटनमेंट वाला पीरियड शुरू हो गया, मतलब एनलाइटनमेंट वाले फेज़ में हम आ गए थे, उसी फेज़ में सोशियोलॉजी को एज़ एन एकेडमिक डिसिप्लिन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में लाया गया। ये वो टाइम है जब सोसाइटी को सिस्टमैटिकली समझना शुरू हुआ। सिस्टमैटिकली समझ लेना शुरू किया, ठीक है? तो वो क्या सिस्टमैटिकली क्या मतलब हुआ कि उसको एक साइंटिफिक तरीके से समझना शुरू किया। फाइन, एंड उसी थ्योरी को हम एक नाम देते हैं व्हिच इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म। तो सोसाइटी में हम पॉजिटिविज्म, सोशियोलॉजी में आप जब भी पढ़ोगे, यू विल ऑफन रिलेट दिस टर्म विद ऑगस्ट कॉम्टे, जिन्होंने इस पे काफी काम किया, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय दिस आइडियोलॉजी ऑफ पॉजिटिविज्म। अब पॉजिटिविज्म होता क्या है, देखो हम इसमें ये बोला जाने लगा कि जैसे आप साइंस की चीजों को समझते हैं, फॉर एग्जांपल आपको लीफ पे कोई स्टडी करना है, तो आप लीफ को जाके टेस्ट करोगे ना, उसको एक टेम्परेचर में रखोगे, एक मॉइस्चर सेटअप में रखोगे, फिर कोई मशीनरी होगी उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे, कुछ कॉज होगा, कोई इफेक्ट होगा,
जैसे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन से। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन क्या होता है? सिंपल, अगर आपने बीकर में पानी रखा है, उसको आप जला रहे हो, बर्नर है नीचे, ठीक है, यहाँ पे फायर है, तो ये कॉज हुआ कि आपने लिट किया उसको, बर्नर को, बर्नर जो है वो पानी उसमें गर्म हो गया तो इवेपोरेशन हो गई, दैट इज इफेक्ट। ये साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में देखते हैं हम कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। और क्या होता है साइंस के एक्सपेरिमेंट में? प्रिडिक्शन होती है। प्रिडिक्शन होती है कि अगर आप किसी एक चीज को एनालाइज कर रहे हो, आप किसी एक चीज का टेम्परेचर देख रहे हो, तो आपको पता है जब 10 डिग्री टेम्परेचर है तो वो चीज 1 सेंटीमीटर बड़ी हो गई, जब 11 डिग्री है तो 12 तो वो 2 सेंटीमीटर बड़ी हो गई, कोई चीज 12 डिग्री में वो 13 सेंटीमीटर हो गई बड़ी। तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे जब 14 डिग्री टेम्परेचर होगा तो वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, 15 डिग्री में वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट प्रिडिक्शन, कॉज एंड इफेक्ट प्रिडिक्शन। ये हम किस में देखते हैं? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन। अब ये सारी जो चीजें हैं, दैट मीन्स वेरिफिकेशन भी इनमें है कि आप ये चीज वेरीफाई भी कर सकते हो। फिर एक्चुअली जब आप 14 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप देखोगे क्या 14 सेंटीमीटर बड़ा हुआ कि नहीं, ठीक है। एंड अच्छा, ऑब्जर्वेशन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, अकॉर्डिंगली या तो चीज करेक्ट होगी या तो फॉल्स होगी, एंड आप इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो रिपीट भी कर सकोगे। तो ये सारी चीजें किस में होती हैं? ये मैं आपको भी सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी मैं आपको बोल रही हूँ जनरली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जब हम कोई करते हैं तो ये होता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिविज्म आइडियोलॉजी पे बिलीव रखते थे, उनका कहना था जैसे हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बताया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है उनमें, ठीक है। उनमें प्रेडिक्शन वाला रिलेशनशिप है, उनमें साइंटिफिक, उनमें ऑब्जर्वेशन वाला रिलेशनशिप है, वेरिफिकेशन वाला रिलेशनशिप है, रेपिटेशन वाला रिलेशनशिप है। ये सारी चीजें जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में होती हैं, उसी तरह सिमिलरली हमें सोशियोलॉजी में भी ये सारी चीजें करनी है। दैट मीन्स हमें टेस्ट करना है, जो भी हम थियोरी देंगे वो ऑब्जर्वेशन, आप उसको ऑब्जर्व कर पाने चाहिए, आप उसको वेरीफाई कर पाने चाहिए, ठीक है। उसका कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, आप उस थियोरी को प्रिडिक्ट करनी चाहिए, कुछ रिजल्ट्स उस थियोरी से, ठीक। वो सारी चीजें जब आप साइंस सोशियोलॉजी में भी यूज करोगे, सोशियोलॉजी में भी वैसे ही स्टडी करोगे जैसे आप साइंटिफिक चीजों को स्टडी करते हो, उस आइडियोलॉजी को हम बोलते हैं पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविस्टिक आइडियोलॉजी। तो यही वो पर्सपेक्टिव है जब डेवलप हो गया, जब आपकी सोशियोलॉजी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब एक फॉर्मल डिसिप्लिन बन के यूनिवर्सिटीज में सामने आई, एंड लोगों को इसके बारे में पता चला। जब भी आप पॉजिटिविज्म पढ़ोगे कहीं भी सोशियोलॉजी में, तो आपको इसके साथ एक नाम हमेशा याद रखना है, जो है ऑगस्ट कॉम्टे, ठीक है। ऑगस्ट कॉम्टे को काफी बिलीव था इस पॉजिटिविज्म वाली थ्योरी पे। वो चाहते थे कि हम सोशियोलॉजी को वैसे ही पढ़ें जैसे हम साइंस को पढ़ते हैं, एंड वो साइंस को वैसे, हम सोशियोलॉजी को वैसे पढ़ना जैसे हम साइंस को पढ़ते हैं। उसका क्या मतलब है वो अभी मैंने आपको इस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया कि जैसे आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हो वैसे आपको सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं। इस आइडियोलॉजी को पॉजिटिविज्म बोलते हैं, एंड ऑगस्ट कॉम्टे ने इस पे काफी काम किया। ये इतना इस फिलोसफी से इंस्पायर्ड थे कि इन्होंने सोशियोलॉजी का पहला जो नाम है वो सोशल फिजिक्स ही रखा था, ठीक है। लेकिन बाद में इनको चेंज करना पड़ा क्योंकि ये नाम कोई और भी यूज कर रहा था, तो कोई इशू हो गया था जिस वजह से इनको ये नाम जो है चेंज करके इसको सोशियोलॉजी रखना पड़ा। अब हम ऑगस्ट कॉम्टे से स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा मैं आपको इसके हिस्ट्री में लेके जाना चाहती हूँ कि जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं वो किस चीज से वो किन लोगों से बेसिकली इंस्पायर्ड थे। तो वो दो इंपॉर्टेंट नाम है और उनके रिलेटेड कुछ थोड़ा थोड़ा सा थियोरीज है, जो हमें यहाँ पे थोड़ी सी थियोरी है जो हमें देखनी है, जो एग्जाम में आपके आ सकती है। तो वो कौन से नाम थे? एक है आपका डेस्कार्टिस, एंड एक है आपका इमैनुअल कैंट, ठीक है। तो ये जो दो इंसान हैं, इन्होंने कुछ ऐसी बातें करी, कुछ ऐसी थियरीज दी जिनसे ऑगस्ट कॉम्टे और ज्यादा इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड हो गए, और इन्होंने सोशियोलॉजी में पॉजिटिविज्म को इनकी ही थियोरी पे अपना जो है बेस आप बोल सकते हो एक तरीके से बनाया। जो डेस्कार्टिस हैं, DESCARTES, ठीक है। आई एम श्योर कि आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा। ये बिलीव करते थे थ्योरी ऑफ मेथडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म, मेथडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म। इसका क्या मतलब हुआ मेथडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म का? इसका मतलब हुआ कि टू अराइव एट अ ट्रू नॉलेज, हमें हर वो वाली चीज जिस पे हम क्वेश्चन कर सके, हमारे अंदर उसके रिलेटेड कोई ना कोई डाउट जो है वो राइज होना चाहिए, ठीक। तो आप अपने नोट्स पे लाइन ऐड ही कर लो, टू अराइव टू अ
true knowledge, one must doubt everything that could be questioned. बेसिकली अपने आसपास जो भी चीज है जिस पे आपको कुछ ना कुछ सवाल जो है आपके दिमाग में आ गया, तो यू शुड डाउट दैट। मतलब आपको सोचना है बेसिकली। थिंक थिंक अबाउट एवरीथिंग। हम कौन है, हम क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज कैसी है, कैसी नहीं है, कैसी होनी चाहिए। हर चीज को लेके हमारे अंदर डाउट आना चाहिए। एंड इनफैक्ट इनका एक कोट काफी मशहूर है, विच इज आई थिंक देयरफॉर आई एम। उसका क्या मतलब हुआ कि मेरा होना किस चीज पे डिपेंड करता है कि मैं सोचता हूँ। मतलब मैं सोचूंगा हर चीज को, मेरे दिमाग में हर चीज को लेके कोई डाउट आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब कि मैं इंसान हूं, मैं इस दुनिया में हूँ। तो इनकी ही लैंग्वेज में अगर ये टर्म, ये कोट जो है लिखो, दैट इज COGITO, कॉगितो एर्गो सम, ERGOSUM, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो ये डिस्कार्टिस की थ्योरी थी। उनकी आइडियोलॉजी आप बोल लो, मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म, और कि वो हर चीज पे डाउट करो, ये इन्होंने कहा। और इनकी थ्योरी थी जिसको हम बोलते हैं डुअलिज्म, आइडिया ऑफ डुअलिज्म। आइडिया ऑफ डुअलिज्म, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, उनके अंदर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। वो क्या है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा माइंड, वो अलग है, एंड हमारी जो बॉडी है वो अलग है। माइंड एंड बॉडी, ठीक है। इसको डुअलिटी ऑफ माइंड भी बोला जाता है, या आइडिया ऑफ डुअलिज्म भी आप इसको बोल सकते हो। एक होता है माइंड। माइंड वो जिसे हम सोचते हैं, सेल्फ अवेयर है, हमें चीजों के बारे में पता है, हम रीजन करते हैं। एक हुआ जो हमारी बॉडी है, जो फिजिकल मैकेनिकल चीज है, ठीक है, जिसको स्टडी किया जा सकता है। तो जो हमारा माइंड है वो तो एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, वो इन्वॉल्व होती है एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स में, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स। लेकिन हमारी जो बॉडी है, इट कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली ऑल्सो। तो यही जो आइडियोलॉजी है कि बॉडी को आप साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हो, इस चीज को किसने यूटिलाइज किया? इस चीज को यूटिलाइज किया ऑगस्ट कॉम्टे ने अपनी फिलॉसफी बनाने के लिए, पॉजिटिविज्म वाली। ठीक, माइंड एंड बॉडी, फाइन। ये था डेस्कार्टिस का। मैंने आपको ऑगस्ट कॉम्टे पॉजिटिविज्म हम जब भी पढ़ते हैं, मैं आपको ये रिवाइज भी करवाऊंगी जो हमने अभी तक सारा पढ़ा। पॉजिटिविज्म के साथ हमेशा हम नाम एसोसिएट करते हैं ऑगस्ट कॉम्टे, लेकिन ऑगस्ट कॉम्टे किससे इंस्पायर्ड थे? उनको हम दो नामों के साथ जोड़ सकते हैं, दैट इज डिस्कार्टिस एंड इमानुएल कैंट। डिस्कार्टिस ने एक तो हमें कहा मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म की बात की, एंड डुअलिटी ऑफ माइंड या आइडिया ऑफ डुअलिज्म की बात की। डुअलिटी ऑफ मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? यू हैव टू बी वेरी स्केप्टिकल इन नेचर, कि आपको हर चीज पे डाउट करना चाहिए। आई थिंक देयरफॉर आई एम, यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग। डुअलिज्म क्या होता है कि हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हमारे अंदर सिर्फ माइंड नहीं है, बॉडी अलग है, माइंड अलग है। माइंड एब्स्ट्रैक्ट चीजों से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें हम सेल्फ अवेयर थिंकिंग रीजनिंग वो करते हैं। एंड बॉडी जो है उसको हम फिजिकली मैकेनिकली जो है साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं। इसी आइडिया को ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशियोलॉजी में यूटिलाइज किया। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट नाम इज इमानुएल कैंट, एंड ये दोनों नाम आपके इग्नो नोट्स पे दिए हुए हैं, ठीक है, इसीलिए आपको ये दोनों चीजें जो है पता होनी चाहिए। इमानुएल कैंट, इन्होंने कहा, जैसे उन्होंने माइंड एंड बॉडी कहा था, उसी से दैट इज समवट रिलेटेड टू दैट, इन्होंने कहा था माइंड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड, कि दो चीजें हैं, माइंड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड। इनकी थ्योरी को हम ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म भी बोलते हैं, ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म। या इनकी फिलॉसफी को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक है आपकी नॉमिनन, एक है फिनोमिनन, ठीक है। फिनोमिनन होता है, एंड नॉमिनन, NOUMENON, नॉमिनन मीन्स थिंग इन इटसेल्फ।
एंड फिनोमिनन होता है परसीव्ड रियलिटी। ठीक है। थिंग इन इटसेल्फ क्या होता है? वो चीज, मतलब कोई चीज जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है वो चीज। और परसीव्ड रियलिटी क्या होता है कि हमारे सेंसेस को वो चीज कैसी दिखती है। फाइन। फॉर एग्जाम्पल हम म्यूजिक की एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। म्यूजिक, अगर आप कोई सॉन्ग सुनते हैं, आप सॉन्ग या तो रोमांटिक होता है या तो इमोशनल होता है, एनर्जेटिक सॉन्ग होता है, तो आपके अंदर डिफरेंट फीलिंग्स अराइज होती हैं उस सॉन्ग को लेके। लेकिन वो आपकी परसीव्ड रियलिटी है, जो आप सॉन्ग को समझ रहे हो। लेकिन वो सॉन्ग जो है दैट इज अ थिंग इन इटसेल्फ। वो बेसिकली एक पूरा, उसके पीछे साइंस इन्वॉल्व है। वो वेव्स हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी जनरेट होंगी। वो एक ऑडियो, ये है ऑडियो सिग्नल है, ठीक है। तो उसकी एम्पलीट्यूड वेरी होगा, उसका फ्रीक्वेंसी वेरी होगा। वो बेसिकली एक पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है उस म्यूजिक का। जो चीजें आपके परसीव्ड रियलिटी से अलग है, आपकी सेंसरी ऑब्जर्वेशन से अलग है। आपके लिए वो म्यूजिक क्या है? जो आपको एक फीलिंग ला के देता है, ठीक है। आप इमोशंस रिलेट करते हो उसे, दैट इज योर परसीव्ड रियलिटी। वो हर इंसान की अलग हो सकती है। लेकिन जो सॉन्ग है दैट इज अ थिंग इन इटसेल्फ। वो एक साइंटिफिक चीज है जो दुनिया में है, जिसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसीज वैरी करनी है, एम्पलीट्यूड वैरी करना है, ऑडियो सिग्नल जनरेट करने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का कन्वर्ट करना है। तो काफी साइंस उसके बैक में इन्वॉल्व होता है, बैकग्राउंड में। तो दैट इज अ थिंग इन इटसेल्फ। तो वही इमैनुअल कैंट ने कहा चीजें बेसिकली दो होती हैं। आप दो में डिवाइड कर सकते हो। एक को हम बोलेंगे नॉमिनन, जो थिंग है इन इटसेल्फ, एंड एक होता है आपका जो परसीव्ड रियलिटी होता है, दैट इज योर फिनोमिनन, ठीक है। फॉर दूसरी एग्जांपल भी मैं आपको समझा सकती हूँ। एप्पल की एग्जांपल अगर हम ले, एप्पल, अगर आप कोई एप्पल देखते हो, आपको राउंड दिखता है या आपको देखने में स्मूथ लगता है, रेडनेस आपको रेड लगता है, वो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं एप्पल की, ठीक है। या आप बोल सकते हो वो प्रॉपर्टीज के अलावा क्या है, वो हमारा माइंड कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। अब जिस इंसान को थोड़ा धुंधला दिखता है उसके लिए वो उतना रेड नहीं अपेयर करेगा एज कंपेयर टू वो इंसान जिसकी 6/6 विजन है, ठीक है। जो जिसको थोड़ा ब्लर्ड दिखता है उसको वो रेड उतना नहीं दिखेगा। जो कलर ब्लाइंड है हो सकता है उसको दिखे ही नहीं वो रेड कलर, ठीक। तो हमारे सेंसेस के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, मतलब हमें वो क्या दिखेगा, दैट इज फिनोमिनन। लेकिन उसके अलावा एप्पल का कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी है ना, क्योंकि एप्पल खुद में एक चीज है। हमें वो रेड दिखे, राउंड दिखे, कोई बोले नहीं पूरा राउंड नहीं है, थोड़ा ओवल है, तो वो हमारी परसीव्ड रियलिटीज है। लेकिन उसके अलावा एप्पल जो है वो खुद में एक चीज है, उसका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारी जितनी सेंसरी कैपेसिटीज हैं, हमें चीज वैसी ही दिखती है। जैसे मैंने कहा, जो ब्लड जिसको दिखता होगा उसको रेड पूरा नहीं दिखेगा। तो वही इमैनुअल कैंट ने कहा, एक आपकी परसीव्ड रियलिटी होती है, एक चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता होती है। वो थिंग इन इटसेल्फ है एप्पल, तो उसका कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी होगा, ठीक है। तो जो परसीव्ड रियलिटीज हैं, हमें उसको ऑब्जर्वेशनल लॉजिक से समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो कैंट ने कहा हमारी परसेप्शन जो है वो रियलिटी का एक लिमिटेड वर्जन है, मानो आप, ठीक है। हमें एप्पल राउंड रेड कुछ ऐसा ही दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो एक बड़ी चीज है। उसके अंदर काफी सारी केमिकल, फिजिकल, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज जो है वो मौजूद हैं। वो हमारी समझ के अलग है, बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। तो इस आइडियोलॉजी से भी थोड़ा जो है ऑगस्ट कॉम्टे ने चीजें उठाई, इस इमानुएल कैंट की एंड डेस्कार्टिस की, ठीक। एंड वो इससे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे पॉजिटिविज्म फिलोसफी देने पे। पॉजिटिविज्म को हमें रिसर्च मेथोडोलॉजीज में दोबारा भी पढ़ना था, पर पर्सपेक्टिव्स के ये क्रोनोलॉजी में आ रहा था, तो मैंने आपको ये बता दिया। एक बार हम फिर से अब मैं आपको बताती हूँ हमने अभी तक क्या देखा। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पे देखना है, उसमें हम सोशल एवोल्यूशन करंटली देख रहे हैं। सोसाइटी हमें पता है, सोशियोलॉजी हमें पता है दैट इज स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो रूट्स ऑफ सोशियोलॉजी हम कहाँ से ट्रेस करते हैं, जो सोशल फिलोसफी ऑफ द वेस्ट थी। लेकिन तब ये वो वाला टाइम था जब सोसाइटी के रिलेटेड सिर्फ बातें हुई थी, लेकिन सोशियोलॉजी को एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन फॉर्मली लॉन्च नहीं किया गया था। सोशियोलॉजिकल डिलिब्रेशंस होती थी लेकिन वो सिस्टमैटिक नहीं थी। जब वो सिस्टमैटिक होने लगी, उस पीरियड को हम बोलते हैं पॉजिटिविज्म। वो वाला पीरियड था, एनलाइटनमेंट वाला टाइम था, जब पॉजिटिविज्म एज ए पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी सामने आया। और जहां हम पॉजिटिविज्म देखते हैं वहां पे हम किसके साथ उसको जोड़ते हैं, ऑगस्ट कॉम्टे के साथ। तो पॉजिटिविज्म की फिलोसफी यहाँ पे मैंने आपको बताई। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी, ये एग्जांपल है एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की। पॉजिटिविज्म ने क्या कहा, सिमिलरली जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वह उसी तरीके से आप सोसाइटी को भी पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो
ऑगस्ट कॉम्टे 2 लोगों से इंस्पायर्ड थे, एक थे आपके डेस्कार्टिस एंड एक थे इमैनुअल कैंट। फिर इनकी भी थियरीज़, क्योंकि आपके इग्नो एमए सोशियोलॉजी के नोट्स में दोनों नाम दिए हुए हैं, इस वजह से थोड़ा डिटेल मैंने आपको इन डेप्थ ये चीज़ें बताई। इसमें से इग्नो में इतना नोट्स में आपको इतना डिटेल नहीं मिलेगा जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो डिस्कार्टिस ने हमें दिया था मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म, दैट मीन्स हमें हर चीज़ पे डाउट करना चाहिए। आई थिंक देयरफॉर आई एम, कॉग्निटो एर्गो सम। ठीक है, आइडिया ऑफ डुअलिज्म कि हमारे अंदर माइंड अलग चीज़ है, बॉडी अलग चीज़ है। बॉडी को हम साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं, माइंड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। एंड इसी थॉट को ऑगस्ट कॉम्टे ने अपने पॉजिटिव फिलॉसफी में यूज़ किया। इमैनुअल कैंट से इन्होंने क्या सीखी, 2 चीज़ें, नोमेनॉन एंड फिनोमेनॉन। फिनोमेनन इज़ जो परसीव्ड रियलिटी है, दैट मीन्स वो चीज़ें जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एप्पल की एग्जांपल दी कि वो चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड ऑब्जर्वेशन जो है वो पॉजिटिविज्म का एक पार्ट है कि आप चीज़ें ऑब्जर्व करो। फाइन। तो ये आप बोल सकते हो इन शॉर्ट, अगर नटशेल में मैं आपको ये बताना चाहूँ कि उन्होंने डेस्कार्टे से क्या लिया, डेस्कार्टे से उन्होंने लिया रीजनिंग या रैशनलिज्म, कि पॉजिटिविज्म में रैशनलिज्म होना चाहिए, साइंटिफिक रीजनिंग होनी चाहिए। एंड इमैनुअल कैंट से उन्होंने लिया कि पॉजिटिविज्म में क्या होना चाहिए, पॉजिटिविज्म में होना चाहिए ऑब्जर्वेशन। ठीक। एंड ये दोनों चीजें जो है दे आर अ पार्ट ऑफ पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में बेसिकली क्या है कि साइंटिफिकली चीजों को पढ़ो, वो चीजें जो आप रैशनल तरीके से एक्सप्लेन कर पाओ, वो चीजें जो आप ऑब्जर्व कर पाओ, वो चीजें जो आप वेरीफाई कर पाओ। ठीक है। तो इन दो नाम जो है, इनको उन्होंने अपना बेस बनाया, पॉजिटिविज्म की फिलोसफी को हमारे सामने प्रेजेंट किया। अब ये अभी अभी तक मैं आपको सिर्फ पॉजिटिविज्म बता रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोशल एवोल्यूशन, कल्चरल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो है उसको वाइंड अप करेंगे। जो हमें एवोल्यूशन, सोशल एवोल्यूशन में जो नाम हमें पढ़ने हैं वो ऑलरेडी हमने देखे हुए हैं, जैसे कॉम्टे, हेनरी मेन, फर्डिनांड टोनी, स्पेंसर, दुर्खेम। ये हमने अलग अलग जगह टाइप्स ऑफ सोसाइटीज में सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, यहाँ पे बस उनका रेपिटेशन होगा। ठीक है। एंड उस नेक्स्ट लेक्चर में हम होपफुली एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारा जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव वो स्टार्ट होगा। So till the time you get a new video, bye, take care, have a great day.